तो चुनाव के द्वारा आप बदलाओगे कैसे? मुझे तो नहीं लगता ये बदलाव संभव है। कुछ लोग कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र है मेश्राम जी, आपको मानना पड़ेगा। अरे जबरदस्ती से बनवाओगे क्या? जब लोग कहते हैं लोकतंत्र है, क्या सबूत है भाई लोकतंत्र का? तो कहते हैं चुनाव तो होता है ना। उसका मतलब यह है उनको उतनी ही अकल है कि चुनाव के माने लोकतंत्र, यानी उनको इतनी ही अकल है, इतनी ही समझदारी है कि चुनाव माने लोकतंत्र। उससे ज्यादा अकल तो है नहीं। और दुनिया में चुनाव माने लोकतंत्र नहीं माना जाता। चुनाव तो एक कार्य प्रणाली है लोकतंत्र के द्वारा, चुनाव के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने के बाद लोकतंत्र का मामला तो शुरू होता है। हमारे लोगों को तो यह भी समझ में नहीं आता। तो मैं जानता हूं मुझे कम से कम कुछ बातों की समझदारी है। हम अपने जिन पुरखों को अपना पुरखा मानते हैं, महान मानते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने हमको सिखाया बहुत सारी बातें, और उसके आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं कि देश में लोकतंत्र नहीं। आपको सबूत चाहिए? चलो सबूत देता हूं। सबूत के आधार पर बात करने की मेरी आदत है। दुनिया में, सारे दुनिया में जहां जहां भी लोकतंत्र है वो 4 पिलर पर खड़ा है। विधायी का जहां कानून बनाया जाता है, 2009 में इन्हीं ब्राह्मणों के पार्टी का 375 सीटों पर कब्जा था। 366 सीटों से 2/3 मेजॉरिटी होती है और कोई भी कानून पास किया जा सकता है। 2014 में 411 सीटों पर आउट ऑफ 543 411 सीटों पर कब्जा है इन्हीं पार्टियों का। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, IAS, IPS, IRS। 79.2% अधिकारी ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे अधिकारी हैं। आपको SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो डे टू डे ऑफिस में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो वहां आपके साथ जो व्यवहार होता है वो यही लोग आपके साथ करते हैं। मंत्री लोग मिनट टू मिनट, आवर्स टू आवर्स, डे टू डे मुसलमानों को परेशान करने के लिए नहीं आते हुए, प्रशासन वाले लोग ही है। मुसलमानों को जो परेशानी होती है या SC, ST, OBC के लोगों को परेशानी होती है, अरे एक FIR दाखिल करने के लिए पुलिस चौकी में FIR दाखिल नहीं होता। आजाद है, बेवकूफी की हद है भाई। पुलिस चौकी में आसानी से FIR तक दाखिल नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर इशू करना पड़ता है कि FIR दाखिल करो। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता हो कि FIR दाखिल करो, ये नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। आप कल्पना कर सकते हो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, कानून और व्यवस्था की कितनी घटिया व्यवस्था है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। FIR दाखिल करने के लिए 500 लोगों को चौकी पर जाना पड़ता है। अभी मैं लखनऊ में 50 लोगों को FIR दाखिल करने के लिए भेजा, फिर भी नहीं हुआ। SP के पास लोग गए, कहा कि मैं मजबूर हूं, मैं आपका FIR दाखिल करने के लिए इंस्पेक्टर को कह नहीं सकता। हमने पूछा क्या मजबूरी है? कहा हम नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी हम आपको क्या बताएं, हम आपको सलाह दे सकते। तो हमने पूछा क्या सलाह है? कहा कोर्ट में जाओ डायरेक्ट FIR दाखिल करवाने के लिए। FIR दाखिल करवाना कोर्ट का काम नहीं है, पुलिस चौकी का काम है। अगर कोर्ट ऑर्डर करे उसके बाद हम FIR करेंगे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। मैं तो सारे देश भर में, डे टू डे सारे देश भर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें मालूम है। तो देश में जो प्रशासन है ये लोकतंत्र का दूसरा पिलर है। IAS, IPS, IRS अधिकारियों का ये 79.2%, 80% के लगभग ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है। इस वजह से भारत की लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज, कानून के अनुसार कोई राज
रूल ऑफ लॉ नाम का कोई राज भारत में वजूद में नहीं है। ऊपर से आदेश होगा तो लॉ एंड ऑर्डर होगा। इसका मतलब है कानून का राज, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तीसरा पिलर है तीसरा पिलर जुडिशियरी। 97% जुडिशियरी पर ब्राह्मण और तत्समूचे जाति का कब्जा है। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है तमाशा। एक चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 सीनियर मोस्ट जज लिख रहे हैं। व्यवस्था में कितनी घटिया डेवलपमेंट हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर भी एरोगेंसी बरकरार है, और इतनी एरोगेंसी बरकरार है कि विरोधी पार्टी के लोगों को जज के विरोध में महाअभियोग चलाने की नोटिस देनी पड़ी। अंदाजा लगा सकते हो। चौथा पिलर है लोकतंत्र का मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा, अखबार और किताबों पर। तीसरा मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, यानी अदर महाराज, बचा कुचा महाराज, सारा ब्राह्मणवादी लोगों के कब्जे में। चौथा मीडिया, इस देश में 7,500 बोली भाषा बोली जाती है, बोली जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जिसकी कोई लिपि नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। उनको ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको शासन में मान्यता है, इस पर भी उनका ही कब्जा है। तो लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायी का जहां कानून बनाया जाता है उनका कब्जा, दूसरा पिलर कार्यपालिका जिस पर अमल किया जाता है 80% उनका कब्जा, 20% SC ST OBC माइनॉरिटी का कब्जा, जिनका 80% है वो 20% लोग उनकी बात हामी मिलाते हैं। 100% हो गया, 80 का मतलब 100। जुडिशरी में 97%। संविधान हमारे समर्थन में और जजेस के फैसले हमारे विरोध में। मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। मैंने तो अभियान चलाया था साल भर, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा मेश्राम जी ये अभियान मत चलाओ। मैंने कहा क्यों मत चलाओ? कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। मैंने कहा मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, कितनी सजा होगी? कहा 6 महीने की होगी। मैंने पूछा ज्यादा तो नहीं होगी? कहा कि ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा, 6 महीने अंदर जाऊंगा, क्योंकि किसी ने किसी को सच तो बोलना पड़ेगा, किसी ने किसी को जो एरोगेंसी चल रही है उसके विरोध में बोलना पड़ेगा। फिर मैंने वकील को कहा मुझे कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, आपको क्यों अरेस्ट नहीं करेंगे? मैंने कहा मेरे को अरेस्ट करेंगे तो ये करोड़ों लोगों के चर्चा का विषय होगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे। मेरे को अरेस्ट करेंगे तो वामन मेश्राम थोड़ी है, तो नेशनल प्रेसिडेंट वामन मेश्राम है, जिसका संगठन 539 जिलों में है। इतने जिले के लोग चुपचाप रहेंगे क्या? तो फिर ये जो जुडिशरी के अंदर हो रहा है वो उतने जिले के लोगों को मालूम हो जाएगा मेरे को अरेस्ट करेंगे। गांधी जेल में जाते जाते छोटे हो गए थे क्या? गांधी जी तो छोटे से थे। गांधी जी भी जेल में जाते जाते महान हो गए, तो मैं भी जेल में जाते जाते थोड़ा सा तो मैं भी महान हो जाऊंगा, नहीं बढ़ा तो। इसलिए मैंने कहा मैं ये अभियान बंद करने वाला नहीं हूं। साल भर अभियान चलाया, बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम लगाया, कैसे लगाया जाए। संविधान के विरोध में फैसले, संविधान हमारे समर्थन में और जुडिशरी के फैसले हमारे विरोध में। सबूत के साथ मैंने बताया। साथियों, तो इस तरह से जुडिशरी वही काम कर रही है। और मीडिया आप लोगों को बताई है कि हमारी कोई खबर, ये जो सच बोला जाता है इसकी कोई खबर, कोई मीडिया वालों को मैंने पूछा कि ये बात मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं छाप रहे हो? कहा कि हमारे हाथ में नहीं, हम तो यहां से उधर भेज देते हैं, उधर के लोग नहीं करते, क्या करें? आप जो बोलते हैं सही है, मगर इतना सही छापा नहीं जा सकता, इतना सच छापा नहीं जा सकता। आग लग जाएगी और जो छापने वाले हैं
छापखाने में आग लग जाएगी, कैसे छापेंगे। इसलिए साथियों, ये अगर मीडिया पर ये जो सारे लोकतंत्र के चारों पिलर पर अगर ब्राह्मणों का कब्जा है, अगर है, तो इसका मतलब है ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र हो गया है। लोकतंत्र खत्म हो गया, ये ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो गया। 20 मई 1956 को बाबा साहब आंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लॉ, संविधान लिखने के लिए, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, उसके यूनिवर्सिटी ने उसको डॉक्टर ऑफ लॉ देने के लिए अमेरिका बुलाया और उनको भाषण करने के लिए कहा। जब उन्होंने भाषण किया तो कहा कि नेहरू, ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ चला रहा है। ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता। ब्राह्मण तंत्र अल्पजन लोगों का तंत्र है और लोकतंत्र बहुजन लोगों का लोकतंत्र है। तो अल्पतंत्र, ब्राह्मण तंत्र और लोकतंत्र एक साथ नहीं चलाया जा सकता। अगर चलाने की कोशिश हुई तो ब्राह्मण तंत्र लोकतंत्र को निगल जाएगा। 20 मई 1956 को बाबा साहब आंबेडकर ने अमेरिका के वॉइस ऑफ अमेरिका के रेडियो पर स्पीच करते हुए नेहरू को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, इसके नतीजे गलत आएंगे और इससे भारत में लोकतंत्र विफल हो जाएगा। भारत के अखबार वाले लिखते हैं पाकिस्तान का लोकतंत्र विफल हो गया और भारत का लोकतंत्र सफल हो गया। किस आधार पर कहते हैं भारत का लोकतंत्र सफल हो गया? मैं तो कहता हूं विफल हो गया। कोई भी चुनाव होने के बाद हमारे देश के मीडिया वाले, अखबार वाले लिखते हैं कि हमारे देश में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कहते लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मैं तो कहता हूं ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, ये लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड। मैं तो इस पर किताब लिख रहा हूं, मेरे पास इतना सारा तथ्य है कि मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं कि हमारे देश में जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है कहा जाता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, ये लार्जेस्ट नौटंकी है, ये तमाशा है जो दुनिया के सामने इस तमाशा को किया जाता है। इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोकतंत्र को ब्राह्मण तंत्र में रूपांतरित कर दिया गया और अगर ऐसा किया तो आज मैं ऐसे मानता हूं कि इस ब्राह्मण तंत्र ने बहुसंख्यांक प्रजा को गुलाम बनाकर रख दिया है। अगर मैं कहूं कि आप लोगों को गुलाम बनाकर रखा तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। मैं आपको बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों को बताता हूं। 1952 में जब बाबा साहब आंबेडकर पटियाला में चुनाव के प्रचार के लिए गए, तो चुनाव के प्रचार के लिए गए तो उनकी एक आदत थी लिखित भाषण करने की। तो उन्होंने लिखित भाषण तैयार किया और कहा कि वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, ये स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, इस स्वराज्य में हमें गुलाम बना दिया गया है और ये गुलामी हमारी वजह से नहीं है बल्कि हमारे ऊपर थोपी गई गुलामी है। ये बात बाबा साहब आंबेडकर ने लिखित स्पीच में 1952 को संविधान लागू होने के बाद कही। अभी मेरे पास बीबीसी का बाबा साहब आंबेडकर का 1953 का इंटरव्यू मेरे पास आया, अभी आया, अभी तक मुझे नहीं मिला था देखने सुनने को, अभी आया। उसमें वो कहते हैं, पत्रकार ने उनको पूछा इंग्लैंड के, भारत में लोकतंत्र सफल होगा? बाबा साहब आंबेडकर ने कहा नहीं होगा। आज भारत का लोकतंत्र, मैं जो कह रहा हूं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर, विफल हो चुका है। आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट की, जो तमाशा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है। संवैधानिक संस्थाएं संवैधानिक ऑब्जेक्टिव को लेकर काम नहीं कर रही है। कोई संस्था ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जिस संविधान का निर्माण किया गया था, उस संविधान पर अमल ना होने की वजह से ऐसा राष्ट्र और ऐसा समाज निर्माण नहीं हो सका। अगर ऐसा निर्माण नहीं हो सका 68 साल में संविधान लागू होने के साथ में, तो निश्चित रूप से इस लोकतंत्र को विफल लोकतंत्र कहा जा सकता है।
इसलिए साथियों, इस परिस्थिति में बदलाव जरूरी है। केवल मात्र चुनाव के द्वारा, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझदारी से। अभी राहुल गांधी का एरोप्लेन में कुछ गड़बड़ी हुई तो नरेंद्र मोदी को बहुत चिंता हुई। हम लोगों को क्या बोलते हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विरोध में बहुत बोलता है, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के विरोध में बहुत बोलता है, साले नौटंकी बहुत करते हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये नौटंकी हमारे सामने बहुत करते हैं। जैसे फिल्मों में प्राण और धर्मेंद्र नौटंकी करते थे। आप लोगों को मालूम है फिल्मों में कैसे होता है कि प्राण एक धर्मेंद्र को एक मुक्का मारता है, तो नकली होता है, आप लोगों को मालूम है। एक मारता है तो धर्मेंद्र लगने जैसा ऐसा ऐसा करता है, फिर वो न प्राण को मारता है, प्राण भी ऐसा ऐसा करता है, कभी गिर जाता है और दोनों कभी गिर जाते, फिर सीन पूरा हो जाता है। सीन पूरा होने के बाद फिर दोनों खुर्ची पे आके बीच में टेबल चाय पीते हैं कि सीन अच्छा हो गया है बराबर। यही होता है सिनेमा में, होता कि नहीं होता, शूटिंग में ऐसे होता ना। तो कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस, नरेंद्र मोदी राहुल को मुक्का मार रहा है, राहुल लगने जैसा कर रहा है, राहुल उसको मुक्का मार रहा है, नरेंद्र मोदी लगने जैसा कर रहा है। नौटंकी साले सारे लोगों के सामने कर रहे हैं। मगर मैं जानता हूं ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, आपसी समझदारी से काम करते हैं। कांग्रेस में चाचा है तो ताऊ बीजेपी में है। सरकार बीजेपी की रहे तो भी घर में, सरकार कांग्रेस की रहे तो भी घर में। तो ये चचेरे मौसेरे भाई लोग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस ने अटल बिहारी का जो दामाद है भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण, उसके बारे में हंगामा खड़ा किया कि भ्रष्टाचार किया। अटल बिहारी ने सोनिया को चिट्ठी लिखा कि आपका भी तो कोई दामाद होगा, ये बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी का दामाद हो गया वाड्रा, तो वाड्रा ने कुछ किया तो बीजेपी वालों ने हंगामा किया। जब कांग्रेस वालों ने हंगामा किया और कांग्रेस की सरकार आई तो भट्टाचार्य को छोड़ दिया। और जब बीजेपी की सरकार आई, 4 साल तक बीजेपी के लोगों ने वाड्रा के विरोध में हंगामा किया पार्लियामेंट में। सरकार आई, 4 साल हो गया, हाथ भी नहीं लगाया। अभी चुनाव है, अभी तो हाथ लगाने का सवाल ही नहीं है। दामाद भाई, चचेरे मौसेरे भाई, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंग्रेजी में इसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, आपसी समझदारी कहते हैं। तो इस आपसी समझदारी के तहत ये सारा काम हो रहा है। अब इसमें परिवर्तन करना होगा। कैसे होगा परिवर्तन? परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को एक रास्ता है। क्या रास्ता है वो जानने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमको बताया जाता था, यही कांग्रेस के लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? बांटो और राज करो। बात सही थी, अंग्रेजों की पॉलिसी थी बांटो और राज करो, बात सही थी। मगर अंग्रेजों ने भारत के लोगों को 2 हिस्सों में बांटा था, हिंदू मुसलमान। अंग्रेज आने के 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मण विदेश से भारत में आए, यहां के मूल निवासी बहुजनों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। जब 6000 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने बांटा, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 हिस्सों में बांटा। तो हमने सोचा इसका गणित किया जाए कि कौन ज्यादा खतरनाक है। तो 2 से हिंदू मुसलमान का 2 आंकड़ा, 2 से हमने 6000 का भागाकार किया तो आंकड़ा आया 3000। तो ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण अंग्रेजों से 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्होंने 6000 टुकड़ों में हमें बांटा। बांटने में उनका इंटरेस्ट है, उनका फायदा है, बटे रहने में हमारा क्या इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोगों को 6000 टुकड़ों में बांटा
तो बटे हुए जो लोग हैं, बटे हुए लोग नहीं हैं बल्कि बांटे हुए लोग हैं, इनको जगाना होगा। पहला कार्यक्रम हमारा है इस परिवर्तन यात्रा का बड़ा कार्यक्रम, इन लोगों को जिनको बांटा गया है, तोड़ा गया है जाति के आधार पर, इनको जगाना होगा और जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। दूसरा कार्यक्रम, पहले जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा, जोड़े हुए लोगों से शक्ति का निर्माण करना होगा, क्योंकि कमजोर लोग ताकतवर लोगों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। कमजोर लोगों को अगर ताकतवर से लड़ना है तो ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए कमजोर लोगों को आपस में इत्तेहाद कायम करना होगा, एकता कायम करनी होगी। एकता कायम करने से शक्ति का निर्माण होगा और शक्ति का निर्माण करने के बाद शक्ति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग और प्रयोग करना होगा, तब जाकर के परिवर्तन लाया जा सकता है। आज शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां आपस में लड़ाई लड़ रही है, शेड्यूल ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, नॉमिनिक ट्राइब के लोग लड़ रहे हैं, एमबीसी के लोग लड़ रहे हैं, ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, माइनॉरिटी में मुसलमान लड़ रहे, सिख लड़ रहे, ईसाई लड़ रहे, बुद्धिस्ट लड़ रहे, जैन लड़ रहे, लिंगायत लड़ रहे, सभी लड़ रहे। सभी लोग इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, सभी के सभी लोग लड़ रहे हैं, मगर सभी लोगों की पिटाई हो रही है। जितने लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं सभी लोगों की पिटाई हो रही है। क्यों? अलग अलग लड़ रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, इसीलिए अलग अलग पिटाई हो रही है। जिनकी पिटाई हो रही है उन लोगों को, जो पिटे पिटाए लोग हैं, उनको इकट्ठा आना होगा, इकट्ठा आना होगा, इकट्ठा करना होगा। केवल आने से नहीं होगा, करना होगा। और अगर हम पीटने वाले लोगों के विरोध में अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हम भी उनको पीटने लायक हो सकते हैं। अगर हम भी उनको पीटने लायक हो सकते हैं, मगर हमको दूसरों को पीटने के लिए इकट्ठा नहीं होना है। हमको दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना है, न्याय कायम करने के लिए इकट्ठा होना है। अपने हिस्से का न्याय तो लेना ही लेना है, दुनिया में भी इंसाफ कायम करने का काम करना है। इसके लिए हमको जगना है, जुड़ना है, ताकत का निर्माण करना है। ऐसा करने के लिए आप सभी लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा है एक प्लेटफॉर्म है, संगठन नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप, ये अमरावती है, अगर अमरावती के तहसील 10 है, अगर हर तहसील में 25-25 संगठन हैं तो सारे जिले में 250 संगठन हो गए। कर लो, इकट्ठा कर लो। किसी का बैनर विलीन करने की जरूरत नहीं है, किसी का झंडा डंडा खत्म करने की जरूरत नहीं है। केवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, और किसी भी व्यक्ति पर अन्याय होता है तो सारे लोग मिलकर हमला करो। मुसलमान पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, क्रिश्चियन पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, शेड्यूल कास्ट पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, शेड्यूल ट्राइब पर हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ, ओबीसी पे हुआ तो सारे इकट्ठा हो जाओ। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, हम अपनी समस्या का खुद समाधान कर सकते हैं। संगठनों को विलीन करने के लिए कहोगे, लोग नहीं मानेंगे। संगठनों को विलीन करने की जरूरत नहीं, संगठनों का केवल कोऑर्डिनेशन कर लो और समस्याओं के ऊपर यूनाइटेड एक्शन करो, बस इतना करो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारा बहुत बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय स्तर के रिसोर्सेस है, राष्ट्रीय स्तर का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो पूरी ताकत से आप लोगों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। आपको अपने जिले में, तहसील में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए यदि आप यूनाइटेडली करते हो, पूरी ताकत से आपका साथ सहयोग दिया जाएगा। ऐसा आप करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।